नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इस वक्त की और आज सुबह की बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जी हां, केंद्र सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। लगातार छापों और पकड़ धकड़ के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हैं। गृह मंत्रालय का कहना है पीएफआई के संबंध आईएसआईएस से हैं और पीएफआई कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की सरकारों की सिफारिश के बाद इस संगठन को बैन किया गया है। पीएफआई के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इस संगठन को गैर कानूनी प्रतिबंधित संस्था घोषित किया गया है। पीएफआई पर बैन लगाने के बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राज्यों को पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों पर यूएपीए के सेक्शन 7 और 8 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएफआई के फंड्स पर कार्रवाई करने और गैर कानूनी गतिविधियों के इस्तेमाल की कई जगहों को नोटिफाई करने को भी कहा गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि तकरीबन लगभग देश के तमाम राज्यों में छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई थी। कल भी पीएफआई का रेड देखने को मिला था। वहीं पीएफआई पर पाबंदी को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि इनपुट मिले थे, उसी आधार पर यह कार्रवाई हुई है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने भी कहा है कि पीएफआई अगर इतनी खतरनाक है तो सिर्फ 5 साल की ही पाबंदी क्यों? ये सब चुनाव को लेकर किया गया फैसला है। राशिद अनवर ने ये प्रतिक्रिया दी है, जो कि कांग्रेस के राशिद अल्वी ने ये प्रतिक्रिया दी है, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। पीएफआई अगर इतनी खौफनाक खतरनाक संगठन है तो अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई थी आपने? क्यों उस पीएफआई को आपने खुला छोड़ दिया था? और पीएफआई का कोई भी ऐसा वाकया हमारे सामने नहीं आया जिस पे सवाल या निशान लगाया जा सके। पीएफआई पे 5 साल की पाबंदी क्यों लगी है? अगर वो इतनी खतरनाक है तो 5 साल के बाद दोबारा पीएफआई के लोग अपने आप को संगठित कर सकते हैं। ये दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, और उसके बाद फिर चुनाव है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई है। मैंने कल जैसे आपको बताया था, ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा था, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर रेड पर देख रहे हैं कि जो रेड में जो हुई है, तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, कैसे आईडीज बनाया जाए, कैसे सीक्रेट चैट किया जाए। देखिए, इसीलिए तो खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां शामिल होने का उनका प्रमाण होगा, जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है कि अगर आप बैन करते हैं पीएफआई को तो आरएसएस को बैन करना चाहिए। अब कांग्रेस देखिए क्या कहती है, मैं इस पे क्या कहूँ। वो अभी उनको जो राजस्थान में कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हैं। उनके पास देखिए हताशा और निराशा के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा है। वो ऐसी किसी भी बात के लिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को मदद करने वाली हो, वो खोल करके सामने आ जाते हैं। निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करें। सर, वहीं पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर डॉक्टर एसपी वैद का कहना है कि पीएफआई की बैन पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं।
बहुत अच्छा फैसला है और सभी भारत में इसका इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारी स्टेट्स ने इसको रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन करने के लिए, और पीएफआई और इसके एसोसिएट्स जो एफिलिएट्स हैं उनको बैन करना बहुत ज़रूरी था। इनका देखिए मुखौटा है, नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कैंपस फ्रंट, रिहैब इंडिया, नाम इतने अच्छे अच्छे हैं और ग्राउंड पे एक्टिविटी इनकी देश को तोड़ने की हैं, भारत के प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने की है, 2047 में गजबा हिंद करने की है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने की है, जो गलीबल मुस्लिम बच्चे हैं उनको रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बनाने का है, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे जुलूस निकलवाया जाता है, उनको आईसिस और अलकायदा ज्वाइन कराया जाता है, बांग्लादेश और टर्की की टेरर आउटफिट में उनके साथ इनके लिंक हैं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ बैन ही नहीं करना चाहिए, इस देश से ख़त्म कर देना चाहिए। और मैं समझता हूँ भारत सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और सिर्फ बैन ही नहीं करना, इनके सारे दफ्तरों को सील कर देना चाहिए। उधर भारत सरकार के जरिए पीएफआई व इसके सहयोगी संगठनों पर पाबंदी को लेकर सैयद जैनुल आबिदीन अली खान दरगाह दीवान अजमेर ने बयान दिया है। इन्होंने कहा कि सरकार के फैसले की मैं सराहना करता हूं। साथ ही इन्होंने कहा कि आतंकवाद की रोकथाम के लिए अगर ये कार्रवाई की गई है तो जांच एजेंसियों के इस कदम का स्वागत करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत वक्त ने जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ़ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज़ देश के ख़िलाफ़ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है, ताकि किसी की कोई गुंजाइश इनके पास। तो भारत सरकार की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाए जाने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पॉपुलर फ्रंट के प्रदेश दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। सुबह में भी यहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। दिल्ली पुलिस हर तरीके से निगरानी कर रही है। ड्रोन के द्वारा किसी अप्रिय घटना और प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस हर चीज पर नजर रख रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश ऑफिस को 22 सितंबर को ही सील कर दिया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया है। इस वक्त हम शाहीन बाग के इलाके में हैं और आप देखिए कि यहाँ पर ये दफ्तर है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, जिस पर 22 तारीख को ही यहाँ पर रेड लगाई गई थी और 100 से ज़्यादा जब पीएफआई के लोगों को पकड़ा गया था। उस वक्त जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं पॉपुलर फ्रंट के परवेज अहमद, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो इस वक्त शाहीन बाग के इलाके में पुलिस का जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको चौक चौबंद किया गया है। यहाँ पर पहले ही 22 तारीख को इस दफ्तर को पहले ही सील कर दिया गया था। अब जो मौका है वो इसलिए अहम है क्योंकि जहाँ का माहौल ख़राब ना हो, इसके लिए ड्रोन हो या फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था हो, उन तमाम चीज़ों की यहाँ पर पूरे तौर से व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि ये जो बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के अंदर जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये पूरा दफ्तर था। यहाँ से तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। तो जो तमाम तरह के आरोप हैं वो सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से लगाए गए हैं। अर्ली मॉर्निंग आज नोटिफिकेशन जारी हुआ और गृह मंत्रालय की तरफ से एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया कि जो चाहे फंडिंग का इशू हो या फिर इसी के साथ साथ जो प्लेसेस हैं, जो ऑफिसेज हैं, उनको सीज करने का मामला हो, उन तमाम पर कार्रवाई करने के लिए राज्यों को, यूटीज को यहाँ पर तौर पर एक तरीके से हिदायत जारी की गई है। अब देखिए कि यहाँ पर बिल्डिंग का गेट है, वहाँ पर भी जो सुरक्षा बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर
पूरे तौर से यहाँ पर चाक चौबंद हैं, मौजूद हैं और हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर माहौल ख़राब ना हो। इसके लिए ड्रोन का भी निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे पहले ही 19 सितंबर से लेकर 17 नवंबर तक, माफ़ कीजिएगा 17 नवंबर तक इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। यानी कि कोशिश ये है कि कोई किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो। बहरहाल अभी जो पॉपुलर फ्रंट है और उससे जो मिले हुए जो 8 संगठन है उस आते हैं, चाहे रिहाब इंडिया हो या फिर कैंपस फ्रंट हो, सभी पर बैन लगाया गया है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो खुर्रम शहजाद, पीएफआई के दफ्तर के बाहर से जिसे सील कर दिया गया है, ताला चढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए देखे गए खुर्रम शहजाद खुद इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से आज सुबह देखी गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया। दिल्ली के कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलावा जो कई और संगठन हैं जिन पर बैन लगाया गया है, जहां पर ताला चढ़ाया गया है, इसकी जानकारी दीजिएगा खुर्रम शहजाद। देखिए बिल्कुल, हालांकि पॉपुलर फ्रंट का जो सबसे बड़ा बेस है वो केरला में है, लेकिन दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में पॉपुलर फ्रंट और एसडीपीआई के ऑफिसेज हैं, वहाँ पर कार्रवाई की गई। और इसी तरीके से तिलकपुरी का इलाका है, वहाँ पर भी बहुत सारे कारकुन पॉपुलर फ्रंट के थे, एसडीपीआई के थे, वहाँ पर कार्रवाई की गई थी। हालांकि अभी जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एसडीपीआई का नाम शामिल नहीं है, लेकिन रिहाब इंडिया फाउंडेशन हो, कैंपस फ्रंट हो, जो इनकी स्टूडेंट विंग थी, उस पर भी कार्रवाई की गई है। बहुत सारे काम एनसीएचआरओ हो, यानी कि केसेस होते हैं, उनको लेकर के पॉपुलर फ्रंट ने अपनी एक विंग बना रखी थी, वुमेन्स विंग बना रखी थी, जूनियर विंग बना रखी थी। ये तमाम जो विंग्स बना रखी थी उन पर कार्रवाई की गई है। पॉपुलर फ्रंट और 8 जो उनसे जुड़े संगठन हैं उन पर सीधे तौर पर ये कार्रवाई की गई। अगर आप देखें इस पूरे मामले को तो इसकी जो भूमिका है, इसका जो पसमंजर है वो तकरीबन 2 महीने पहले जब बिहार के फुलवारी शरीफ में कार्रवाई हुई थी उसके पास से बनने लगा था। दिल्ली में अजय डोभाल के साथ मुस्लिम संगठनों की मीटिंग हुई, सूफिया की मीटिंग हुई और वहां से एक आवाज़ उठी कि पॉपुलर फ्रंट को बैन किया जाए। पिछले 1 हफ्ते से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। 22 तारीख को जो कार्रवाई की गई थी उसमें 100 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया था और फिर 27 तारीख को जो की गई वो दिल्ली की स्पेशल सेल से की गई। पहली कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई, उसमें दिल्ली से ही 35 लोगों को पकड़ा गया था। आज सुबह बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये तमाम जो कार्रवाई है उसको सीधे तौर पर पॉपुलर फ्रंट से जुड़े संगठन हैं उनको सीधे तौर पर बैन कर दिया गया है। अगर शाहीन बाग के इलाके की बात करें तो ड्रोन के जरिए से यहाँ पर निगरानी की जा रही है, दिल्ली पुलिस के जवान है, सुबह में फ्लैग मार्च हुआ है। ये तमाम चीज़ें हुई हैं ताकि माहौल ख़राब ना हो। पहले ही 19 सितंबर से लेकर 17 नवंबर तक, यानी 2 महीने की लंबे वक्त तक यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई, यानी कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो किसी तरह का प्रदर्शन ना हो। ये इस वजह से क्योंकि आपने देखा होगा एनआरसी हो, सीए हो, जो बड़ा मूवमेंट देश में खड़ा हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं पीएफआई का हाथ बताया जा रहा है। तो शामिल सवाल ये उठता है कि पीएफआई पर प्रतिबंध क्यों, साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि पीएफआई पर 5 साल के लिए ही क्यों प्रतिबंध लगाया गया है। अगर ये देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई शामिल था तो इतनी देरी से कार्रवाई क्यों की गई। ये कई सवाल हैं। शैलेंद्र वांगू से इस तमाम सवालों के जवाब हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पार्लियामेंट के बाहर वो मौजूद हैं। कुछ देर पहले जब उन्होंने लाइव दिया था तो होम मिनिस्ट्री के बाहर वो मौजूद थे। शैलेंद्र, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जब पीएफआई इतनी खतरनाक थी या फिर है तो उस पर इतनी देरी से बैन क्यों लगाया गया? पहले ही फैसला लिया जाना चाहिए था। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत से लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर पीएफआई पर बैन लगाने में इतनी देर आखिर क्यों हुई। आपको बता दें कि पीएफआई को लेकर लगातार राज्य सरकारों की तरफ से, जिसमें यूपी शामिल है, झारखंड की तरफ से भी मांग उठी थी कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए, लेकिन ये बैन नहीं लगा। और कारण ये था कि किसी भी संस्था पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगाने के लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए। तो इसीलिए प्लान किया गया, एक बड़े पैमाने पे रेड्स की गई 22 तारीख को, 27 तारीख को, और जिसमें यह पाया गया पहली रेड में करीब 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया, 45 लोगों को अरेस्ट किया गया और कल की रेड में भी बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग एरियाज में करीब 8 राज्यों में कल ये रेड की गई है। तो उसके बाद जो उनके पास से जो रिकवरीज हुई है उसके बिना पर, सबूत इकट्ठा करने की बिना पर ये कार्रवाई की गई थी, ताकि
पुख्ता सबूत हो, क्योंकि एक वाटर टाइट केस होना चाहिए इस तरह की कार्रवाई करने के लिए। तो वो पुख्ता सबूत अब केंद्र को मिल चुके थे, एजेंसीज को मिल चुके थे, जिसके बाद इस को बैन करने की जो है कार्रवाई वो शुरू की गई। तो आपको बता दें कि फिलहाल जो है बैन वो 5 साल के लिए लगाया गया। ये प्रोटोकॉल है, कानून यही कहता है कि शुरुआत में 5 साल के लिए बैन लगाया जाएगा, बाद में उसको बैन को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अहम बात यह है कि रेड वहां पे हुई है, पहले बार जो 15 स्टेट्स में रेड हुई, कल जो है 8 स्टेट्स में रेड हुई। तो इन रेड्स के दौरान जो वहां पे रिकवरीज हुई हैं वो चौंकाने वाली हैं। पहली रिकवरी में जो बताया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र से रिकवरी हुई है, एक वाइस प्रेसिडेंट जो पीएफआई के वहां पे हैं, उनके पास एक सीडी बरामद हुई है। उस सीडी में 2047 में भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की बात की गई है उस सीडी के जरिए। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, कुछ डायरीज मिली हैं, और कुछ इजी तरीके से किस तरह से आईडी बनाया जाए, इसको लेकर भी डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए। तो जाहिर तौर पर देश में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए, शांति भंग करने के लिए इस तरह की कोशिश पीएफआई की तरफ से की जा रही थी। और यह भी कहा जा रहा था कि पीएफआई की तरफ से जो युवा हैं, जो यूथ है, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश लगातार पीएफआई की तरफ से की जा रही थी। तो आखिरकार इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि फिलहाल पीएफआई को अनऑथराइज्ड एसोसिएशन के तौर पर बैन किया गया है 5 सालों के लिए। हालांकि इसमें भी कानूनी की कार्रवाई भी आगे भी बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल अहम बात यह कि अब राज्यों को, यानी स्टेट्स को, यह पावर दिया गया है कि पीएफआई के खिलाफ जो वहां पे उनके स्टेट्स में जहां जहां पे इनके ऑफिस हैं, वहां पे जो उनके लीडर्स रहे हैं, या उनके पास जो अकाउंट्स में पैसा है जो हवाला के जरिए आया है, तो उन सबको स्टेट गवर्नमेंट अब फ्रीज कर सकती हैं। और वहीं साथ ही साथ जो उनकी प्रॉपर्टीज है, इलीगल एक्टिविटीज होती थी, जहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज होती थी, उनको भी पहले नोटिफाई किया जाएगा, जिसके बाद उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े रहिए। खुर्रम शहजाद भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस खबर पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, इलाकों का भी उन्होंने दौरा किया है, साथ ही वहां से रिपोर्टिंग भी की है। खुर्रम शहजाद, जामिया नगर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर हम बात करें तो वहां पर भी स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र हैं, उन्हें इकट्ठा नहीं होने की बात कही गई है। साथ ही साथ सर्कुलर भी जारी किया गया है। मैं ये जानना चाहूंगी कि पूरे जामिया नगर इलाके में जब धारा 144 नाफिज की गई है, लागू की गई है, तो क्या आम जो दिनचर्या होती है वो चल रही है सुचारू रूप से लोगों की, जनता की, या फिर सिर्फ और सिर्फ जहां पर दफ्तर है वहीं पर ही ये धारा 144 लागू की गई? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किया गया है। आपने देखा था कि जब एनआरसी और सीए को लेकर के एक मूवमेंट खड़ा हुआ था और एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो दिल्ली में फिर दंगे हुए, ये तमाम चीज़ें क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो उसको देखते हुए धारा 144 2 महीने के लिए लगाई गई है। हालांकि आपको मालूम ही है कि इस इलाके में एक और कार्रवाई हुई है कि आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनको भी एक दूसरे मामले में अरेस्ट किया गया है। तो माहौल ख़राब ना हो उसको देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। आम लोगों पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, चाहे वो जामिया का कैंपस हो, चाहे वो अबुल फजल बटला हाउस या फिर शाहीन बाग का इलाका हो। आम जिंदगी वो पूरे तौर पर सामान्य अंदाज में चल रही है, लेकिन किसी तरह की कोई गतिविधि ना हो, कोई प्रोटेस्ट खड़ा ना हो, माहौल ख़राब ना हो, इसको देखते हुए पुलिस ने 2 महीने के लिए लगभग धारा 144 यहाँ पर लगाई है, क्योंकि लगातार चल रही है, पूछताछ हो रही है, पीएफआई एसडीपीआई के लोगों पर जो है कार्रवाई हुई। उसके अलावा अमानतुल्लाह खान पर भी बिल्कुल जाहिर सी बात। अब प्रतिबंध के बाद और कौन कौन से कार्यकर्ताओं को पीएफआई पर शिकंजा कसा जाएगा, पीएफआई से जुड़े हुए लोगों, क्योंकि अब प्रतिबंध लगा दिया गया है 5 सालों के लिए। तो इस बैन के बाद पिछले दिनों हमने देखा कि 3 से 350 के बीच लगभग गिरफ्तारियां हुई हैं। तो क्या इस पर बैन लगाने के बाद और गिरफ्तारियां मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, इस हवाले से भी सवाल उठता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। शैलेंद्र और खुर्रम हमारे साथ